हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यहाँ पे इम्पोर्टेंट MCQ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट VVI है। तो आप लोग सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कम्युनिटी का MCQ। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संप्रेषण इकाई के रूप में कार्य करता है। भारत में कौन सा प्रथम संप्रेषण इकाई मतलब FRU क्या होता है, आप लोग को फुल फॉर्म में इसका बताना है। फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या होता है, फर्स्ट रेफरल यूनिट। जो फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है वो किसके रूप में कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, सब सेंटर हो जाएगा, PSC हो जाएगा, या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो जाएगा, या फिर रीजनल हॉस्पिटल हो जाएगा। फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में कौन सा कार्य करता है, तो ये कौन होता है, ये होता है कम्युनिटी। कौन सा होता है, कम्युनिटी, जिसको क्या बोलते हैं, CSC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी उपचार पद्धति भारतीय मूल की है। जिसमें कौन सा उपचार पद्धति जो है ये भारतीय मूल की है, मतलब भारत में भारतीय मूल की है पूछा गया है। तो होम्योपैथी है या फिर सिद्धा है, यूनान तिब्बी है। तो यूनान जो है ये कहाँ का है, ये कहाँ का है यूनान, तो ये यूनान का है। ये पद्धति जो है उपचार की पद्धति ये यूनान में यूज़ किया जाता है। आगे है एक्यूपंक्चर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में कौन सा मूल पद्धति जो है वो उपचार के लिए यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स, द इन्फेक्शनेस ऑफ मिजल्स स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। खसरा की संक्रामकता कम होने लगती है। खसरा का जो स्टेजेस होता है, इसमें खसरा का जो है 3 स्टेजेस होता है। पहला होता है क्या, प्रारंभिक अवस्था, उसके बाद क्या है चकत्ते प्रकट होने की अवस्था, उसके बाद जो है अंतिम होता है लास्ट क्या होता है पोस्ट मिजल्स स्टेज। जब दाने क्या है, दाने जो होते हैं खत्म होने लगते हैं, दाने खत्म होने लगते हैं, तो वो उस स्टेज में क्या होता है संक्रामक, मतलब इन्फेक्शन का खतरा कम होने लगता है। तो मैंने कितना बताया, 3 स्टेज बताया है। प्रारंभिक स्टेज और क्या है दूसरा, ये दूसरा क्या है जब दाने स्टार्ट होते हैं निकलना शुरू होते हैं, और पोस्ट मिजल्स स्टेज तीसरा होता है पोस्ट मिजल्स स्टेज। उसमें क्या होता है चकत्ते, ये जो दाने होते हैं वो प्रकट होने के पश्चात जो धीरे धीरे कम होने लगता है, उस टाइम में क्या इन्फेक्शन का खतरा भी कम होने लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें क्या चकत्ते प्रकट होने के, यहाँ पे क्या हो जाएगा पश्चात, चकत्ते प्रकट होने के पश्चात। ऑप्शन नंबर डी में क्या है चकत्ते प्रकट होने के पश्चात। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग बात करेंगे, दिया गया निम्नलिखित में कौन सा डेंगू के फैलाव के लिए उत्तरदायी है। एनोफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एडिस मच्छर, या फिर घरेलू मक्खी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेंगू के फैलाने के लिए कौन सा उत्तरदायी है मच्छर। तो क्या याद रखना है, एडिस एजिप्टिप्स। क्या याद रखना है, एडिस एजिप्टिप। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है रोग के फैलाव का नियंत्रण किस प्रकार का प्रिवेंशन है। रोग के जो प्रसार है उसको रोकने के लिए जो नियंत्रण करते हैं वो किस प्रकार का प्रिवेंशन है। तो प्रिवेंशन आप लोग पढ़े होंगे कौन कौन सा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में क्या होता है, बीमारी होने से पहले ही इसका बचाव वगैरह जो है किया जाता है। और सेकेंडरी में क्या होता है, बीमारी हो जाने के पश्चात इसका तब रोकथाम वगैरह जांच वगैरह जो है
ये सब किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, डायग्नोस वगैरह, ट्रीटमेंट वगैरह जो है सेकेंडरी प्रिवेंशन में किया जाता है। और नेक्स्ट है टर्सरी। टर्सरी में क्या होता है, गंभीर कंडीशन हो जाता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रिहेबिलिटेशन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डिसेबिलिटी। ये सब किस में आता है, तृतीयक में आता है। तो यहाँ पे क्या है, रोग फैलाव के नियंत्रण, किस प्रकार का प्रिवेंशन है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिया गया विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस किसका उदाहरण है। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिफिक फीचर्स, विशेष लक्षण। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष लक्षण। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से स्वास्थ्य विभाग द्वारा द्वितीय स्तरीय का संस्थान कौन सा है। सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल का संस्थान पूछा गया है। तो फर्स्ट में कौन सा आ जाता है, फर्स्ट लेवल में उसमें कौन सा आता है, उपकेंद्र और सब सेंटर और पीएससी। और सेकेंडरी लेवल में क्या क्या आता है, सेकेंडरी में आता है क्या, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इसके बाद टर्सरी में, टर्सरी जो होता है देखो उसमें कौन सा आता है, यहाँ पे टर्सरी में जो है, टर्सरी में जितने भी प्रकार के मेडिकल कॉलेज वगैरह है वो सब किस में आते हैं, टर्सरी में आते हैं। तो यहाँ पे द्वितीय स्तरीय संस्थान पूछा गया है। तो द्वितीय स्तरीय कौन से मतलब किस में आते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, सेकेंडरी लेवल में कौन कौन सा, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। क्या बताएं, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बीच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज हेल्पफुल इन कॉम्बुशन। कौन सा गैस गैस वहन में सहायक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट दिया गया वीवीएम का पूरा नाम क्या है। वीवीएम ये एक प्रकार का क्या है, लेवलिंग होता है जो कि वैक्सीन में लगा हुआ रहता है। तो वीवीएम जो होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, तो क्या नाम क्या बताना है, वैक्सीन वायल मॉनिटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पोलियो वैक्सीन का इस्तेमाल प्रयोग नहीं करना चाहिए, जब अंदर वाला आयत बाहरी गोले से गहरा हो गया हो, जब बाहरी गोला अंदर वाले आयत से गहरा हो गया हो, या फिर जब बाहरी गोला एवं अंदर वाले आयत दोनों एक रंग के जैसा हो गया हो, या फिर ए और सी दोनों। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ ए और सी दोनों कंडीशन में जो है इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या, जब अंदर वाला जो रहता है वो सफ़ेद होता है, अंदर वाला कैसा होता है, सफ़ेद होता है। यदि वो गोला गहरा हो गया तो उसको यूज नहीं करना है। अगर जब बाहरी गोला अंदर वाले आयत का गहरा हो गया तो उस कंडीशन में इसका यूज नहीं करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मलेरिया की जांच हेतु एक रोगी रक्त का नमूना कब लेना चाहिए। बुखार पीक पर हो, खाना खाने के बाद, जब बुखार की शुरुआत हो गई हो, जब शरीर का तापमान सामान्य हो। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, जब बुखार क्या है, पीक पर हो, पीक लेवल पर हो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दिया गया, एमएमआर वैक्सीन को 9 महीने के पहले नहीं लगाया जाता है, क्यों, क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 9 महीने तक बच्चे की माँ से प्राकृतिक एंटीबॉडी प्राप्त होती है जिससे बच्चे को भी खतरा हो सकता है। तो राइट आंसर इसलिए जो है एमएमआर का वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। 9 महीने से पहले नहीं लगाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। डिप्थेरिया में धूसर पीली झिल्ली कहाँ पर स्थित होती है? टॉन्सिल के ऊपर, फेरिंग्स के ऊपर, लैरिंग्स के ऊपर या फिर उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये कहाँ कहाँ पे होता है? टॉन्सिल के ऊपर भी हो सकता है, फेरिंग्स के ऊपर भी हो सकता है, लैरिंग्स के ऊपर भी हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। राष्ट्रीय टीवी संस्था कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टीबी इज। टीबी की जांच हेतु कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है जिससे कि टीबी कंफर्म हो जाता है? तो ये है कौन सा? स्पूटम टेस्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड किसकी जिम्मेदारी है? तो ये सबको पता होगा किसकी जिम्मेदारी है? एएनएम की। कौन इसका मतलब ये बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रखती है? एएनएम। अगला हम लोग बात करते हैं टीबी की प्राथमिक रोकथाम में शामिल है। तो प्राथमिक प्रिवेंशन में कौन सा हो जाएगा? बीसीजी का वैक्सीनेशन करते हैं बीमारी होने से पहले ही, इसके लिए बचाव के लिए। तो बीसीजी कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन। और डॉट्स पूछा जाए तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिया गया द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल हेल्थ एंड नॉट merely the absence of any disease called। पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वस्थता की स्थिति के किस बीमारी की अनुपस्थिति कहलाती है? देखभाल, बीमारी, तंदुरुस्ती, हेल्थ। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पे स्वास्थ्य जो होता है पूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति होती है, ना कि कोई बीमारी उपस्थित है तो उसको हम बोलेंगे स्वस्थ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी डज वैक्सीनेशन गिव अस। टीकाकरण हमें किस प्रकार की इम्यूनिटी देता है? आर्टिफिशियल कृत्रिम देता है, निष्क्रिय देता है, प्राकृतिक देता है, सक्रिय देता है। तो टीकाकरण कौन सा इम्यूनिटी देता है? तो आप लोग को पता होगा कौन सा देता है ये। कौन सा देता है? ये देता है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? एक्टिव आर्टिफिशियल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे हु डेवलप्ड द पॉस्चराइजेशन मेथड टू प्रिवेंट स्पॉलेज ऑफ फूड बाय बैक्टीरिया। जीवाणुओं द्वारा भोजन खराब होने से बचाने हेतु पौष्टिकरण विधि का विकास किसने किया था? पास्चराइजेशन विधि। तो ये किसने दिया था? लुईस पास्चर ने। राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन बाईं भुजा के ऊपरी पहलू में दी जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? यह बाईं भुजा में ज़्यादा प्रभावी होती है, दाईं भुजा में ये लगभग कर सकती है या फिर एकरूपता को बनाए रखना ताकि यह पहचाना जा सके कि कौन सी बच्चे का टीकाकरण किया जा चुका है या किसका नहीं। यह आवश्यक नहीं है, इसे दाईं तरफ भी दिया जा सकता है। तो इसमें कौन सा कंडीशन सही होगा? क्या हो जाएगा? ये एकरूपता को बनाए रखना ताकि को पहचाना जा सके कि कौन सा बच्चा इम्यूनाइज हुआ है या फिर नहीं हुआ, इसलिए क्यों लगाते हैं बाईं ऊपरी भुजा में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। इफ़ एन
इन्फेंट हैज़ नॉट रिसीव्ड BCG वैक्सीन एट बर्थ देन। यदि एक शिशु को जन्म के समय BCG वैक्सीन नहीं लगी है तो इसे अवॉइड कर देना चाहिए या फिर इसे 5 वर्ष की आयु पर दिया जाना चाहिए। इस वैक्सीन को 1 वर्ष की आयु तक कभी भी दे सकते हैं या फिर इसे पेंटावायरन 2 के साथ 2 बार दिया जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है इसमें? 1 वर्ष तक भी इसको लगा सकते हैं। इसका डोज चेंज हो जाता है 1 वर्ष में, कितना हो जाता है 0.1 ml, और बर्थ के टाइम कितना होता है 0.05 ml। तो राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।